नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत करता हूं मैं आपका आज की नई वीडियो और मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर, जहां पर आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। और यह इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 4 है, जिसे आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। मैंने आपको इस चैप्टर की 3 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दी है, आप पहले उन्हें देखें, उसी के बाद इस वीडियो को देखना। उन तीनों वीडियो के लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला विषय जो कि है शॉक थेरेपी। तो सबसे पहले हम शॉक थेरेपी के अर्थ को जान लेते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा में हम बताएंगे कि शॉक थेरेपी एक मॉडल था जिसे कि 1990 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निर्देशित किया था या फिर बनाया था। और यह सोवियत संघ से अलग हुए देशों द्वारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का एक मॉडल था। यानी कि इस मॉडल में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सोवियत संघ से अलग हुए देशों को यह समझाया, उन्हें प्रेरित किया कि किस तरीके से वह साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़ के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना सकते हैं। और शॉक थेरेपी में कई कार्य किए गए थे, जैसे कि पहला कार्य था राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी कि जो भी संपत्ति पहले सरकार की हुआ करती थी अब वह निजी हाथों में चली गई थी। दूसरा कार्य था कि सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया था। तीसरा कार्य था कि पूंजीवादी पद्धति में कृषि की शुरुआत हुई। और चौथा कार्य था कि मुफ्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाने पर बल दिया गया था। अब हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी को सभी देशों द्वारा मनवाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, यानी कि कौन कौन से वह कार्य किए गए थे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, जिससे कि ज्यादातर देश शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाएं। तो देखिए, सोवियत गुट से जुड़े देशों के मध्य व्यापारिक संबंध समाप्त करके पश्चिमी देश जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते थे उनसे जोड़ने पर बल दिया गया। और पश्चिमी देश मार्गदर्शक के रूप में उभरे, यानी कि जो देश शॉक थेरेपी मॉडल को अपना रहा था, तो पश्चिमी देश जिन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जानकारी थी क्योंकि वह बहुत पहले से उसे मान रहे हैं, तो वह उनके मार्गदर्शक के रूप में सामने आए। अब देखते हैं हमारा दूसरा विषय जो कि है शॉक थेरेपी के परिणाम, यानी कि जिस भी देश ने शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया तो उसके क्या परिणाम निकल के आए, तो उन देशों पे शॉक थेरेपी मॉडल का क्या असर हुआ। तो सबसे पहले परिणाम की अगर हम बात करें तो उसमें हम बताएंगे अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना। जो भी देश साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़ के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे शिफ्ट हुआ तो उससे क्या था, उसे बहुत दिक्कतें आई जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था गिर गई। अब हम इसमें रूस का उदाहरण लेते हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर चुकी थी और रूस ने अपने लगभग 90% उद्योगों को कम दामों में निजी कंपनियों को बेच दिया, जैसे कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहते हैं। अब देखते हैं दूसरे परिणाम को, तो वो है रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, यानी कि जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें बहुत गिरावट हो गई थी, जिस कारण मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे कि लोगों की जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। तीसरे परिणाम में बताएंगे कि खाद्यान्न का आयात करने पर मजबूर हो गए, यानी कि जिस भी देश ने शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया अब उन्हें खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, है ना, क्योंकि रूस में कृषि निजी हाथों में होने के कारण वहां पे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, जिससे कि रूस की जीडीपी भी गिर गई। चौथे परिणाम में हम बताएंगे कि समाज कल्याण की व्यवस्था का अंत हो गया, यानी कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें समाज कल्याण के बारे में सोचा जाता था कि किस तरीके से समाज का कल्याण किया जाता है, लेकिन अब सरकारी रियायतें न मिलने पर लोग गरीब हो गए। और पांचवें परिणाम में हम बताएंगे कि अमीरी और गरीबी में अंतर बहुत बढ़ गया था, यानी कि अब अमीर और अमीर हो रहा था और गरीब हो रहा था। जो अमीर और गरीब के बीच में खाई थी वह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। छठे परिणाम में हम बताएंगे कि माफिया वर्ग का उदय हुआ। तो देखिए, गरीबी बढ़ने के बाद जो कि पढ़े लिखे नहीं थे और गरीब लोग थे वह स्थानांतरित हो गए और अपना और परिवार का पेट भरने के लिए वह माफिया वर्ग में शामिल हो गए, यानी कि वह अपना पेट भरने के लिए गलत कामों में मिल गए। अब देखते हैं सातवां परिणाम, वो था संविधान में संसद से ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्रपति को बनाया गया। तो जैसा कि आप देखते होंगे
कि जो भी पूंजीवादी देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती थी। अब देखते हैं हमारा तीसरा विषय जो कि है संघर्ष एवं तनाव से संबंधित कुछ तथ्य। इस विषय में हम पढ़ेंगे कि जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो उस समय कई ऐसे मुद्दे थे जो कि उस समय चल रहे थे, जैसे कि रूस के चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन हुआ और रूस ने चेचन विद्रोहियों को रोकने के लिए मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। दूसरे मुद्दे में हम बताएंगे कि तजाकिस्तान में 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। तीसरे मुद्दे में हम बताएंगे कि जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता के लिए गृह युद्ध में लिप्त थे। चौथे मुद्दे में हम बताएंगे कि अन्य देश एवं प्रांत भी नदी जल के मुद्दे पर आपसी विवादों में फंसे हुए थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और पांचवें मुद्दे में हम बताएंगे कि चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हुआ, जिसमें एक चेक बना और दूसरा स्लोवाकिया बना। ये दो अलग अलग नाम से जगह। यूगोस्लाविया वर्ष 1991 में अधिक संघर्ष, गृह युद्ध और एक बमबारी के बाद इसके प्रांतों का भी विभाजन हो गया। अब देखते हैं हमारा चौथा विषय जो कि है संघर्ष एवं तनाव के कारण, यानी कि जो ये संघर्ष और तनाव चल रहे थे, जो अभी हमने मुद्दे पढ़े हैं, इनके क्या कारण थे। तो सबसे पहले कारण में हम बताएंगे कि पर्याप्त पेट्रोलियम भंडार का होना। तो देखिए इन देशों में पेट्रोलियम जैसे संसाधनों के खूब भंडार थे, जिस कारण बाहरी ताकतों में प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र बन गए थे ये, और बाहरी ताकतें सोचती थी कि हम इस पे अपना कब्जा जमा लें। दूसरे कारण में हम बताएंगे सैनिक गठबंधन बनाना। तो देखिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इन देशों के पास में कई सारे संसाधन थे, है ना, इसीलिए बाहरी ताकत इनको अपने सैनिक गठबंधनों में मिलाना चाहती थी, जिससे कि एक तरीके से उनका भी कब्जा इस पर हो जाता। अब देखते हैं हम हमारा पांचवा विषय जो कि है अमेरिकी वर्चस्व या एक ध्रुवीय विश्व। देखिए ये जो विषय है ना, इसका आपकी बुक में पहले एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब उस चैप्टर को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, तो केवल एक छोटा सा विषय के रूप में से दे रखा है। तो देखिए 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद में विश्व एक ध्रुवीय हो गया, है ना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची थी, क्योंकि दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, लेकिन उसका भी विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में अमेरिका एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी, यानी कि एक वैश्विक नेता के रूप में उभरी। अमेरिका ने विश्व राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। विश्व अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में और टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। पांचवें पॉइंट में हम बताएंगे कि अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब इन खाड़ी युद्ध को हम हमारे अगले विषय में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा छठा विषय जो कि है खाड़ी युद्ध। अब खाड़ी युद्ध की कुल संख्या 2 है, यानी कि जो खाड़ी युद्ध थे यह 2 बार हुए थे। एक प्रथम खाड़ी युद्ध जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, इसे हम स्मार्ट वॉर भी कहते हैं। और दूसरा खाड़ी युद्ध था जिसे हम द्वितीय खाड़ी युद्ध कहते हैं और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों खाड़ी युद्ध के जो नाम थे अलग अलग वह समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध, है ना, यानी कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, इसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक चला, और इसका कारण था कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। अब कुवैत को आज़ाद कराने के लिए यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदेश दिया। तो फिर क्या होता है, 34 देशों की मिली जुली सेना जो कि 6,60,000 के करीब थी, उन्होंने इराक पर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध को लेकर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा था कि यह युद्ध 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, यानी कि कुछ भी हो जाए इसे हम ही जीतेंगे। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है, इराक इस युद्ध में हार जाती है और इन 34 देशों की सेनाओं में 75% सेना केवल अमेरिका की ही थी, जिससे कि अमेरिका का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि 34 देश थे लेकिन उनकी सेना में 75% जो थी अमेरिका की थी, यानी कि 6,60,000 में से 75% अमेरिका की सेना थी। और इस युद्ध को सभी युद्धों की माँ भी कहते हैं। अब देखते हैं हम हमारा द्वितीय खाड़ी युद्ध, यानी कि इसमें भी हम देखेंगे ये कब हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यह युद्ध 19 मार्च 2003 को हुआ, जिसमें अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना ही इराक पर आक्रमण कर दिया।
अब अमेरिका ने इसके कारण में बताया कि इराक सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, यानी कि ऐसे हथियार बना रहा है जिससे कि पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। तो इसलिए हमने उस पर आक्रमण कर दिया ताकि वे हथियार ना बनाए। लेकिन अमेरिका का मुख्य उद्देश्य इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण और अपनी मनपसंद सरकार बनाने का था, क्योंकि जब वहां पर जांच की गई तो वहां पर कोई भी सामूहिक संहार वाले हथियारों के प्रमाण नहीं मिले। तो आज के इस वीडियो में मुझे आपको जितने टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।